हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आप सबके लिए फिर से एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ। आज का टॉपिक है हिंदू सभ्यता, उत्पत्ति, स्वरूप तथा पतन। सिंधु सभ्यता किस प्रकार उत्पत्ति हुई, उसका स्वरूप तथा पतन हुआ है ना। तो आज मैं आपको मैं बताने वाली हूँ। इसका स्टार्टिंग है हड़प्पा सभ्यता का उद्गम एवं विकास किस प्रकार हुआ। हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है। यह विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक है। हड़प्पा सभ्यता अर्ध ऐतिहासिक काल की एक कांस्य युगीन सभ्यता है ना। जो हड़प्पा सभ्यता थी वह कांस्य युगीन सभ्यता थी। इस सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसकी जो लिपि थी अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अतः इस सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत पुरातात्विक स्रोत है। इस सभ्यता की खोज सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल से हुई थी। यह स्थल पाकिस्तान के पश्चिम पंजाब में लाहौर से 160 किलोमीटर दूरी पर मॉन्टगोमरी जिले में स्थित है। यह वर्ष 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में उत्खनन प्रारंभ हुआ है ना। हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सर जॉन मार्शल और सर मार्टिमर विहल जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई प्रारंभ की थी। हड़प्पा की खुदाई इन विद्वानों ने की थी। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता को जो है 3 चरणों में विभाजित किया गया है। प्रथम है आरंभिक हड़प्पा का चरण, जिसका कालक्रम समय जो था वह 2600 ईसा पूर्व से 1250 ईसा पूर्व था, है ना, ईसा मसीह के जन्म से पहले। दूसरा चरण जो था वह पूर्ण विकसित सभ्यता का चरण था, जिसका कालक्रम था 2200 से 50 ईसा पूर्व से 1900 से 50 ईसा पूर्व था। थर्ड है उत्तर हड़प्पा सभ्यता का चरण, जिसका कालक्रम 1950 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था। अब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। हड़प्पा सभ्यता अपने महत्वपूर्ण स्थलों में के लिए जानी जाती है। उनमें से अनेक स्थल इस सभ्यता के केंद्रीय स्थल बने, जिसमें प्रमुख है, देखते हैं। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता है ना। हड़प्पा इस सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है जो रावी नदी के किनारे अवस्थित है। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी थी। हड़प्पा में 2 कमरों वाले बैरक भी मिले हैं, जो संभवतः मजदूरों के रहने के लिए थे। यहाँ से अधिक संख्या में भंडार गृह अथवा अन्नागार भी मिले हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया है। इस स्थल से प्राप्त महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बना एक बैल, पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दाने प्रमुख हैं। यहाँ से लाल पत्थर की पुरुष के निवस्त्र दड़ की एक आकृति मिली है, जिसकी तुलना यक्ष के साथ की जाती है। इस स्थल से नित्यागना की एक मूर्ति भी मिली है, जिसकी तुलना पुरातत्वविदों ने नटराज शिव के साथ की है। नेक्स्ट है हड़प्पा से एक मृण्ड मूर्ति भी प्राप्त है, जिसके गर्भ से एक पीपल का पौधा निकलता दिखाया गया है। ये जो हमने देखा, अब हड़प्पा सभ्यता की जानकारी ली है ना, इनके बारे सुने। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का अर्थ जो है वह मुर्दों का टीला होता है ना। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर अवस्थित था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरखाना जिले में स्थित है।
मोहनजोदाड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है विशाल स्नानागार। यह 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इस स्नानागार में नीचे उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण सिरों में सीढ़ियाँ बनी हुई थी। इसका फर्श पक्की ईंटों से बना हुआ है जिस पर चारकोल का लेप लगा है। इसका प्रयोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता है। मोहनजोदाड़ो के पश्चिम भाग में स्थित दुर्ग को स्तूप टीला कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कुषाणों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। यहाँ से कांसे की नृत्य करती हुई नग्न मूर्ति प्राप्त हुई है। इसका निर्माण द्रवी मोम विधि से किया गया है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मुद्रा पर एक योगी को ध्यान मुद्रा में एक टांग पर दूसरी टांग डाले बैठा दिखाया गया है। इसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गैंडा है। आसन के नीचे एक भैंसा है और पांव पर 2 हिरण हैं। मार्शल ने इसे शिव पशुपति का प्राकृतिक रूप माना है। मोहनजोदाड़ो से मेसोपोटामिया जैसी बेलनाकार मुहर मिली है तथा सीप से निर्मित स्केल का साँचा भी यहाँ से मिला है। हमने अभी देखा हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो के बारे में, है ना। अब हम देखते हैं लोथल। आप लोगों को मैं पॉइंट्स स्क्रीन पे लिख दी हूँ, आप सब देख सकते हो। लोथल वर्तमान गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे सरागवाला ग्राम के समीप स्थित है। यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ कृत्रिम बंदरगाह का अवशेष प्राप्त हुआ है। यह गोदी समुद्री आवागमन तथा व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थी। पारस की मुद्रा या सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्रों की उपलब्धता से स्पष्ट होता है कि लोथल से विदेशी व्यापार संपन्न होते थे। लोथल से प्राप्त अवशेषों में धान और बाजरे का साक्ष्य, घोड़े की लघु मृद मूर्ति, 3 युगल समाधि, अग्नि पूजा के साक्ष्य, मनके बनाने का कारखाना, शतरंज का प्रतिरूप, कांसे की छड़, अन्न पीसने की चक्की, हाथी दांत का स्केल आदि प्रमुख है। अब नेक्स्ट टॉपिक कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित गागर नदी के किनारे स्थित है ना। ये जो काली गंगा है, कालीबंगा जो है गागर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा का अर्थ यानी काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ हैं। कालीबंगा से हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ हड़प्पा पूर्व सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ शहर के दोनों बाग दुर्गीकृत थे तथा मकान कच्चे ईंटों के बने थे। यहाँ से एक शव की प्राप्ति हुई है जो पेट के बल लेटा हुआ है तथा जिसका सिर दक्षिण में तथा पैर उत्तर दिशा में है। भूकंप आने का प्रतीकतम साक्ष्य कालीबंगा से ही मिला है। कालीबंगा से भी एक युगांतिम समाधि का अवशेष मिला है। कालीबंगा से प्राप्त अवशेषों में बेलनाकार मुहरे, हल के निशान यानी जुते हुए खेत के साक्ष्य, ईंटों से निर्मित चबूतरे, हवन कुंड, अन्नागार, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, लकड़ी के पाइप का प्रयोग, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य, उस्तरे पर लिपटा हुआ कपास का वस्त्र आदि प्रमुख है। अब नेक्स्ट टॉपिक है चन्नुदड़ो। चन्नुदड़ो मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण की ओर स्थित है। यह एकमात्र ऐसा नगर है जो दुर्गीकृत नहीं है। यहाँ हड़प्पा पूर्व की झूकर एक जंगार संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बाढ़ द्वारा विनाश के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। यहाँ की एक मुहर पर 2 नग्न नारियाँ अंकित है जो ध्वज पकड़े खड़ी है ना। अब नेक्स्ट है बनवाली। बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा कालीन तथा उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृतियों का भी पता चला है। यहाँ आयताकार राज्य प्रसाद जैसा एक विशाल भवन भी मिला है। बनवाली की नगर योजना शतरंज की विसात या जाल के आकार की बनाई गई थी।
यहाँ से प्राप्त कुछ मृद बांडों के टुकड़े एवं मृदा पर सिंधु लिपि में लिखे हुए लेख प्राप्त हुए हैं। अब नेक्स्ट है रंगपुर। रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रदीप में मादर यानी भादर है ना नदी के निकट स्थित है। यहाँ पर पूर्वकालीन हड़प्पा संस्कृति के अवशेष के साथ साथ उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के भी साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट टॉपिक आलमगीरपुर। उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर स्थित है। यह स्थल हड़प्पा सभ्यता के पतन का संकेत देता है। यह हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पूरा स्थल है। यहाँ से एक भी मातृ देवी की मूर्ति और मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, मनके एवं पिंड भी मिले हैं। नेक्स्ट है रोपड़। रोपड़ से हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पाकालीन संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ के मकान पत्थर एवं मिट्टी से बनाए गए थे। रोपड़ में शव का सिर पश्चिम दिशा में रखा मिला है। भारतीय पंजाब में स्थित रोपड़ में भवन कच्ची ईंटों से बने थे। नेक्स्ट टॉपिक सुरकोटदा। सुरकोटदा वर्तमान गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र में स्थित है ना। ये जो है सुरकोटदा वह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के पतन के अवशेष परिलक्षित होते हैं। यहाँ से घोड़े की हड्डी तथा कलश सावधान के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त सुरकोटदा हड़प्पा सभ्यता के विदेशी व्यापार का केंद्र था। नेक्स्ट टॉपिक है राखीगढ़ी। यह स्थल वर्तमान हरियाणा राज्य के जिंद जिले में स्थित है। इस स्थल से सिंधुपुर सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। भारत में हड़प्पा सभ्यता के विशालतम नगरों में राखीगढ़ी एक है। यहाँ से तांबे के उपकरण के साथ साथ एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर हड़प्पा लिपि में एक लेख है। कोट दीजी। नेक्स्ट टॉपिक। यह स्थल हड़प्पा पूर्व और हड़प्पाकालीन दोनों समय अस्तित्व में था। यहाँ के मकान कच्ची ईंटों के बने थे, परंतु नींव में पत्थर का प्रयोग हुआ था। जो नीचे नींव डाला जाता था पत्थर के होते थे, परंतु जो मकान बनाया जाता था कच्ची ईंटों से, है ना। कच्ची ईंटों के बने बड़े आकार के चूल्हे का साक्ष्य यहाँ प्राप्त हुए हैं। इस स्थल से किलेबंदी के कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक सुत का गेडडोर। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दासक नदी पर सुत के गेडडोर स्थित है। यह स्थल हड़प्पा सभ्यता की पश्चिमी सीमा पर निर्धारित करता है। यहाँ से बंदरगाह के अस्तित्व का पता चलता है। सुतका गेंडोर में बेबीलोन से व्यापारिक संबंध का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। यहाँ से मानव वस्म रखा एक बर्तन तथा तांबे की कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला है। यहाँ के परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट टॉपिक धौलावीरा। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में धौलावीरा स्थित है। यह नगर हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े नगरों में से एक है। अन्य हड़प्पाई स्थल के विपरीत धौलावीरा नगर 3 खंडों में विभाजित है। यहाँ भव्य प्रवेश द्वार के साथ सुरक्षा प्रहरी का कमरा भी मिला है। इस स्थल से एक लंबा जलाशय उत्खनन के द्वारा खोजा गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता की कुछ प्रमुख विशेषताएं इसको समकालीन सभ्यताओं से भिन्न करती है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इसमें 2 है, नगर नियोजन है और एक धार्मिक जीवन है ना। तो एक एक करके आप लोग सुनिए। पहले मैं नगर नियोजन के बारे में बताऊंगी। हड़प्पा संस्कृति एक नगरीय संस्कृति थी। इस संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली थी। इस सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगरों में से एक है। सामान्यतः इस सभ्यता के नगर 2 भागों में बंटे थे। ऊंचे टीले पर स्थित प्राचीर युक्त बस्ती नगर दुर्ग और इसके पश्चिमी ओर के आवासीय क्षेत्र निचला नगर होते थे।
दुर्ग में शासक वर्ग के लोग रहते थे तथा निचले नगर में सामान्य लोग रहते थे। भवन निर्माण में पक्की एवं कच्ची दोनों तरह की ईंटों का प्रयोग होता था। भवन में अलंकरण आदि का अभाव था। ईंटों के निर्माण का निश्चित अनुपात 4/2/1 था। प्रत्येक मकान में स्नानगार, कुएं एवं गंदे जल की निकासी के लिए नालियों का प्रबंध था। सड़कें कच्ची थी और प्रायः एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तथा नगर को आयताकार खंडों में विभक्त करती थी। मकानों के दरवाजे मध्य में न होकर एक किनारे पर होते थे। उस समय भी जो नगर योजना थी काफ़ी तरीके से उन्होंने बनाए थे, है ना। नेक्स्ट है धार्मिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मानव, पशु तथा वृक्ष तीनों रूप में भगवान की उपासना करते थे। हड़प्पा की धार्मिक और हिंदू धर्म की जानकारी लगभग समान है। मातृ देवी की उपासना प्रमुख थी। एक श्रृंगी पशु का चित्र जो सबसे अधिक प्राप्त होता है, शायद बहुत पवित्र पशु था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर से पशुपति पूजा की जानकारी मिलती है। लिंग पूजा के प्रचुर साक्ष्य मिले हैं। पत्थर पर योगीन आकृतियों का अंकन भी हुआ है, जिनकी पूजा जनन शक्ति के रूप में की जाती थी। पूज्य पशुओं में कुब्बड़ वाला सांड तथा वृक्षों में पीपल महत्वपूर्ण थे। मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दह संस्कार। दह यानी समाधान। उस समय जो मर जाते थे ना, उनको किस प्रकार तोपे जाते थे, तो उनके बारे दिया गया है। जो यहाँ प्रमुख थे 3, है ना। पहला देखते हैं राजकीय समाधान। इसमें संपूर्ण शव को भूमि में दफना दिया जाता था। शव के साथ उसकी आवश्यक वस्तुओं को दफनाया जाता था। पहला में आप लोग समझ गए होंगे, इसमें है जो शव होता था वह भूमि में दफनाया जाता था, जो आज भी करते हैं, और उसके साथ उसकी कुछ कुछ यादगार चीज़ें दफनाए जाते थे। सेकेंड पॉइंट है आंशिक समाधान। इसमें शव को खुले में रख दिया जाता था। पशु पक्षियों के खाने के बाद शेष बचे भाग को भूमि में दफना दिया जाता था। सेकेंड में है जो है कि खुले में रख दिया जाता था, है ना। जो इसमें कुछ पशु पक्षी खा जाते थे, फिर कुछ बचे अवशेष वो दफना दिया जाता था। और थर्ड है दह संस्कार। इसमें शव को आग में जला दिया जाता था। तीसरा जो है वह आग में जला दिया जाता था। ये तीनों आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये सारी चीज़ें तो आज भी हम देखते हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे सामाजिक जीवन। समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी। मातृदेवी की पूजा और मुहरों पर अंकित चित्र से यह परिलक्षित होता है कि सैंधव समाज संभवतः मातृप्रधान या मातृसत्तात्मक था। सदैव समाज संभवतः अनेक वर्गों जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुल्हाए एवं श्रमिक में विभाजित थे। व्यापारी वर्ग सबसे प्रभावशाली था। योद्धा वर्ग के अस्तित्व का साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन संभवतः सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन भी था, है ना। इस सभ्यता के निवासी खाने पीने, वस्त्र एवं आभूषण के शौकीन थे। उस समय भी लोग खाने पीने और पहनने ओढ़ने में काफ़ी शौकीन थे। संभवतः वे शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे, जो अभी भी है ना। आभूषण सोने, चांदी और मणिक से बनाए जाते थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक जीवन। उस समय किस प्रकार थे जानेंगे। हड़प्पाकालीन अर्थव्यवस्था शिक्षित, कृषि, अधिशेष, पशुपालन, दस्तकारी एवं आंतरिक और बाह्य व्यापार पर आधारित थी। इसके अंतर्गत निम्न है जो हम देखेंगे एक पॉइंट। स्क्रीन पर आपको पॉइंट्स दे दी हूँ, अब देख लीजिएगा, मैं डिस्क्राइब कर दे रही हूँ ना। कृषि, फर्स्ट पॉइंट, सैंधवकालीन अर्थव्यवस्था समृद्धि, कृषि, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के संतुलन पर आधारित थी। 2 फसलों की खेती प्रयोग, फसलों की विभिन्नता सैंधव कृषि अर्थव्यवस्था की देन है।
इस सभ्यता के लोग 9 फसलें यानी 9 प्रकार की फसलें उगाते थे, जैसे गेहूँ, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, चावल, कपास, अनाज आदि जो वे उपजाते थे, है ना। कृषि कार्य हेतु प्रस्तर यानी पत्थर एवं कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता से कोई फावड़ा या फाल नहीं मिलता है। संभवतः ये लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। कालीबंगा से जुते हुए खेत एवं बनवाली से मिट्टी का हल जैसा खिलौना प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं लोथल से अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। ये लोग तरबूज, खरबूजा, नारियल, अनार, नींबू, केला आदि फलों से परिचित थे। नेक्स्ट पॉइंट है पशुपालन। इस समय में बैल, भैंस, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ते, कच्चर आदि जानवर पाले जाते थे। लोथल एवं रंगपुर से घोड़े की मृद मूर्तियाँ तथा सुरकोटदा से घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं, यानी साक्ष्य मिले हैं, परंतु घोड़े पालने का स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला है। हाथी को फालतू बना लिया गया था। कुबड़ वाला सांड सबसे प्रिय पशु था। ऊँट की अस्थिता कालीबंगा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापार एवं वाणिज्य। सिंधु सभ्यता में व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत अवस्था में था। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोटारों तथा ढेर सारी सीलों के एक रूप लिपि और मानवीकृत मापतौली के अस्तित्व से होती है। देशी एवं विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार उन्नत अवस्था में थे। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। नेक्स्ट टॉपिक विदेशी व्यापार। मेसोपोटामिया और सैंधव सभ्यता के विनिमय स्थल दिलमन और माकन थे। मोहनजोदाड़ो मेसोपोटामियाई वर्णित शहर मेलुआ सिंध क्षेत्र का प्राचीनतम नाम है। इसकी जानकारी देखते हैं। मेसोपोटामियाई यानी इराक बस्तियों के साक्ष्य सिंधु घाटी की सभ्यता के स्थलों में नहीं मिले हैं, जबकि यहाँ के अनेक साक्ष्य मिले हैं। वहाँ से आयातित वस्तुएं थी, ऊनी कपड़े, खुशबूदार तेल आदि। यदि नष्ट हो जाने वाली इन वस्तुओं के कारण संभवतः इनके अवशेष संदवा नगरों में नहीं मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मुहर। आमतौर पर मुहरें चौकोर होती थी, लेकिन बेलनाकार, वृत्ताकार, आयताकार भी प्राप्त हुई है। चौकोर मुहरों पर लेख व पशु आकृति एवं बेलनाकार मुहरों पर अधिकांश लेख होते थे। अधिकांश मुहरें सेल खड़ी की बनी थी, परंतु कुछ गोमदे मिट्टी के चार्ट भी मिली हैं। मुहरों पर सर्वाधिक चित्रांकन एक सींग वाले सांड का है। अन्य चित्रों में कुत्ते, भैंस, गैंडा, हिरन, बाघ आदि हैं। नेक्स्ट है माप तौल। तौल की इकाई 16 के आवर्तकों में होती थी, जैसे 16, 64, 160, 320, 640 आदि। 16 के अनुपात की यह परंपरा आधुनिक काल तक चली रही है। बाट घनाकार, वर्तुलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार एवं डोलाकार थे। उस समय भी माप तौल चलती थी, है ना। अब हम देखते हैं कला एवं शिल्प। हड़प्पा सभ्यता की विशाल इमारतों से राजगिरी का प्रमाण मिलता है। मोहनजोदड़ो से ईंटों के भट्टों के अवशेष मिले हैं। हड़प्पाई लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। वे तांबा में टिन मिलाकर कांसा बना जानते थे। हड़प्पा में नाव बनाने के साक्ष्य मिले हैं। धातुओं से लघु मूर्तियां बनाने के लिए मोम सांचा विधि प्रचलित थी। लोथल से मिट्टी निर्मित नाव के 5 नमूने मिले हैं। हड़प्पा में सभ्यता का प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र निर्माण था। मुद्रा निर्माण, मूर्ति निर्माण, आभूषण एवं मनके बनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। बर्तन निर्माण भी अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवसाय था। भारत में चांदी सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में पाई गई है। सिंधवा सभ्यता के अंतर्गत
कांस्य कला, मृद मूर्तियाँ, मानका निर्माण तथा मुहर निर्माण की कला प्रचलित थी। उस समय भी काफ़ी ये चीज़ें बनाते थे, है ना, कला से ये परिचित थे। नेक्स्ट है लिपि। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह एवं 375 से 400 तक चित्रचर है। इस लिपि का सबसे पुराना नमूना 1833 ईस्वी में मिला था और वर्ष 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई है, किंतु यह अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। उस समय की लिपि जो थी अब तक पढ़ा नहीं जा सका है ना। लिपि भाव चित्रात्मक है तथा प्रत्येक अक्षर किसी ध्वनि भाव या वस्तु का सूचक है। यह क्रमशः दाईं से बाईं ओर तथा बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। इस पद्धति को बोस्ट्रोफेदोन कहा गया है। लिपि पर सबसे ज़्यादा चिन्ह यू आकार का तथा सबसे ज़्यादा प्रचलित चिन्ह मछली का है। अब है सिंधु सभ्यता का पतन। इस सभ्यता के पतन के लिए कोई एक कारक उत्तरदायी नहीं था, वरन अलग अलग स्थलों के लिए अलग अलग कारक उत्तरदायी थे। सिंधु सभ्यता आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के संतुलन पर आधारित था। विभिन्न कारणों से यह संतुलन टूट गया एवं सभ्यता का पतन हो गया। पतन के संदर्भ में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। सिंधु सभ्यता के पतन का अर्थ सभ्यता की समाप्ति न होकर सभ्यता का रूप परिवर्तन है। बाद के काल में यह सभ्यता एक बार फिर से नगरीय चरण से ग्रामीण चरण में पहुंच गई। अतः बाद में काल में गांव की संख्या में वृद्धि देखी गई। तो आज का हमारा यह चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। मुझे लगता है आप लोगों को मेरे जो क्लासेस से वो समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप सबको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट न्यू टॉपिक लेके आप सबके सामने आऊँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर, सब केयर।